गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज थोड़ा जोश में बीकानेर से निकल गया हूँ और जोधपुर की तरफ जा रहा हूँ। दोपहर के बज रहे 12:30। गर्मी मस्त है बाहर एकदम, मतलब मैं हाफ टी शर्ट में गाड़ी में एसी चला के बैठा हूँ और बाहर ऐसा गर्मी है कि अगर 2 मिनट के लिए कोई बाहर खड़ा हो जाए तो भूल जाएंगे कि मौसम सर्दियों का चल रहा है। हमारे यहाँ दिसंबर चल रहा है या किसी को पता नहीं चलेगा भाई, इतनी गर्मी है बाहर, बॉडी जल रही है। अभी आपसे बाहर से मैं एसी बंद कर दिया ना तो बॉडी जलने लगी है, इतनी गर्मी है बाहर भाई साहब मत पूछो। बैंड बजी पड़ी है। बीकानेर से जोधपुर की दूरी है करीबन 250 किलोमीटर और आप आराम से चलते हो तो 4-4.5 घंटे का रूट है। और हम बीकानेर से जोधपुर जाएंगे। पहले प्लान था जैसलमेर जाएंगे, लेकिन प्लान में हो गया थोड़ा चेंज। 2 दिन या 3 दिन जोधपुर करने के बाद फिर निकलूंगा मैं जैसलमेर। सीन्स बड़े ही मस्त है भाई, चारों तरफ रेत के टीले और उन पे दुनिया भर की झाड़ियाँ उगी हुई है। मतलब आप वो जो देखते हो ना मूवीज में मरुस्थल, मतलब एकदम प्लेन रेत, कुछ नहीं है, ऐसे वो रियल में बहुत कम जगह है इंडिया में। तो अभी हम नौगौर से आगे हैं। अब जो दूरी है जोधपुर की वो अप्रॉक्स 140 किलोमीटर की है। और भाई साहब ऐसी गर्मी है ना ज़बरदस्त, ऐसी गर्मी यार। कौन बोल रहा है दिसंबर चल रहा है, जनवरी आने वाली है 2-4 दिन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। 29 डिग्री सी की टेम्परेचर, 29 डिग्री टेम्परेचर है भाई साहब अभी बाहर का। ऐसे ही थोड़ी जल रहा है बॉडी। बैंड बजी पड़ी है यार। ये तो मतलब भारत विविधताओं का देश है। सागर भी है, पहाड़ भी है, हरियाली भी है, रेगिस्तान भी है, पठार भी है, पहाड़ भी है। बोलते हैं ना दिसंबर में कि आप ही बोल लो भाई, आप ही बोल लो जी, आप ही बोल लो। मुड़ जाऊंगा भाई। NH 62 पे अब आगे। चलो अच्छा है। अब यहाँ से जोधपुर दिखा रहा है 126 किलोमीटर। जाना तो है तो जाना तो पड़ेगा। किलोमीटर कितना भी दिखा दो यार। बहुत दिन है अगर पनघट की। पनघट की। चलो 4:30 के आसपास हो गया है और हम पहुंच चुके हैं जोधपुर। तो भाई लोग अभी हम लोग हैं उमेद भवन, मैं और आकाश। अरे ये आकाश, वो आकाश नहीं, ये आकाश दिख रहा है? नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा तो हम लाइट में जाते हैं भाई, बहुत अंधेरा। अब दिख रहा है ना, ये वाला आकाश। तुम्हें समझ में आता है वो आकाश। भीड़ काफ़ी है और धूप भी अच्छी खासी है, तो कैप लगा लूँ। ये थोड़ा ज़्यादा चाइनीज़ कैप लग रही है। उमैद भवन राजा उमैद सिंह के नाम पे है। ये 1929 में बनना स्टार्ट हुआ था और इसे बनने में 3000 मजदूरों द्वारा 15 साल लगे। 1944 में इसका उद्घाटन किया गया। आज इसका 60% एरिया ताज होटल के अंदर है। 10% एरिया में म्यूजियम बना है जो पब्लिक के लिए ओपन है और 30% एरिया में आज भी जोधपुर की शाही खानदान रहती है। इसका फाउंडेशन 18 नवंबर 1929 को महाराजा उमैद सिंह ने दिया था। कहा जाता है कि उस समय वहाँ पे अकाल थी तो लोगों को काल से बचने के लिए महल बनवाया गया। इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। एक्चुअली जिस पहाड़ी पे ये बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम चित्तर हिल है, तो उसके चलते से चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। ये
आज़ाद भारत की शायद सबसे लास्ट पैलेस है जो रेसिडेंशियल पर्पस से बनाई गई थी। 1944 में कंप्लीट हुई थी और 1947 में आज़ादी मिल गया था। इसमें टोटल 347 कमरे हैं, 347 रूम्स हैं और हर रूम में अलग ही आर्किटेक्चर है। हर रूम में हैंड पेंटेड पेंटिंग्स लगी हुई है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है स्ट्रक्चर बना हुआ। अगर एरिया की बात करते हैं तो ये 26 एकड़ 26 एकड़ के लैंड पे बना हुआ है, जिसमें 15 एकड़ का गार्डन है और 11 एकड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। इसकी इंटीरियर डेकोरेशन पोलैंड के JS नॉर्बिल ने किया है। ताज ग्रुप का जो होटल है ताज उमैद भवन पैलेस जोधपुर, ये इसका 70% एरिया कवर करता है। आपको याद होगा हाल ही में निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा की शादी जो 2018 में हुई थी, इसी ताज होटल उमैद भवन में हुई थी। जो सबसे सुंदर यहाँ का कलेक्शन लगा वो मुझे घड़ियों का कलेक्शन लगा। मटेरियल्स के डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे घड़ियां संग्रहालय में रखी हुई है म्यूजियम में। ये एक्चुअली सारी की सारी चाबी देके चलने वाली घड़ियां हैं। सारी इसमें मेटालिक हैं, जैसे तांबे के हैं, पीतल के हैं और मिक्स किए हुए मेटल के भी हैं। हाथी दांत का भी घड़ी है। बहुत ही प्यारे सुंदर सुंदर यूरोपियन डिज़ाइंस बने हुए इसमें। मतलब इस भवन का जो सबसे प्यारा मुझे लगा वो इनके घड़ियों का कलेक्शन लगा। उमैद भवन के अंदर जो म्यूज़ियम का एरिया है जो पब्लिक के लिए ओपन है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। तो बहुत ही कम वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं जहां भी मैंने परमिशन लेके रिकॉर्ड की है। बाकी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये आपको अंदर से अगर देखना है तो आप जाके ही देखो। लैंड वीडियो जगह जो बन रहा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखें इसके लिए। आप बिल्डिंग बाहर से देखो, बाहर से बिल्डिंग कितनी प्यारी है। मतलब महल तो होता है, महल ऐसा ही होना चाहिए। ये सेंट्रलाइज एसी है और सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है, इसमें कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया। एक चीज़ जो आपको आके उमैद भवन में देखनी चाहिए वो इनके विंटेज कार की कलेक्शन देखनी चाहिए। ये पहला कार जो है ये 8 सिलेंडर की रॉयल रॉस है और ये सेकेंड कार है रॉयल रॉस फैंटम 2 6 सिलेंडर कन्वर्टेबल सैलून टाइप कार। इसकी लंबाई देखो। इस खानदान के पास, इस राजवाड़े के पास अप्रोक्स 35 विंटेज कार है जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये राजा उमैद सिंह के आज के जो वंशज हैं उनकी कारें हैं। ये अप्रोक्स 8 to 10 कार्स हैं जो ये आज भी हर दिन अलग अलग कार यूज़ करते हैं। दिसंबर में यहाँ विंटेज कार की रैली लगती है। अगर आप चाहते हो कि सारी कार को एक साथ देखें तो आप दिसंबर में रैली के टाइम पे यहाँ विजिट कर सकते हो। ये सारी कार वर्किंग कंडीशन में है और सड़कों पे आज भी आपको दिख जाएंगी। ये देखो, ये 1906 की ओवरलैंड है। इसके रिम वुडन बने हुए हैं। टायर साइज देखो और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। कमाल है। उमैद भवन का टूर यहीं ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से निकलते हैं क्लॉक टावर की तरफ। कुछ लोकल फूड को एंजॉय करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो अब उमैद भवन से बाहर निकल रहे हम। मेहरानगढ़ फोर्ट में काफ़ी भीड़ हो गई होगी अब तक, तो वहाँ तो कल का प्लान करेंगे सुबह सुबह। तो उमैद भवन एक छोटे से पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। 30% राजा जी खुद रहते हैं, 70% में से 60% उन्होंने ताज होटल ग्रुप को दे दिया है और 10% आपको घुमाते हैं। और वही फ्री का नहीं, उसके लिए भी 60 रुपये पर पर्सन है। अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है। राजा जी कहाँ बैठते हैं, कैसे खाते थे, कहाँ आए, कौन सा बर्तन यूज करते थे, कहाँ भोजन होता था, कौन से टेबल पे बैठते थे, कौन से चेयर पे बैठते थे, उनके दादाजी कौन थे, परदादा कौन थे, इंदिरा गांधी का फ़ोटो तो राजीव गांधी का फ़ोटो। तो मतलब ये अपना ही है कि हम ऐसे थे, हमने ये किया। 1944 में ये बन के तैयार हुआ। 1929 में इन्होंने काम शुरू किया। महल बनवाया क्यों? तो भैया महल इसलिए बनवाया कि लोगों को रोज़गार मिल सके अकाल में। भाई ऐसे ही पैसे दे दो, काम करा रहे हो, बोलो कि रोज़गार मिलना चाहिए सबको। वो राजा महाराजा, मैं कौन होता हूँ छोटा आदमी बोलने वाला। लेकिन जो बताने वाले उनकी गलती है। ये बोलना कि अकाल से लोग परेशान थे तो रोज़गार देने के लिए महल बनवाया गया।
अब सोचो, रोजगार देने से अगर उनका पेट भरता है तो उनको रोजगार देने में आप देते हो मान लो 10 रुपये, और 10 रुपये में जो वो रोजगार करते हैं उसमें पत्थर से लेके चीज़ें लगती है 100 रुपये की। तो 110 रुपये आप लॉस करके एक गरीब को अकाल से बचाने के लिए 10 रुपया देते हो। तो भाई इससे अच्छा 50 रुपये ही दे दो गरीब, 60 फिर भी आपके बचेंगे, वो आपके अच्छे टाइम में काम आएंगे। आप लोगों को ऐसे ही दे दो। ऐसा थोड़ी कि लोग काम करने से भाग रहे हैं, लोग तो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, चाह के भी मेहनत करके भी। मेहनत चोर है उसको मत दो जो मेहनत कर सकता है। अब क्या प्लानिंग करके क्या कैसे करके किया होगा, वो तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, क्या सोचा होगा, क्यों बनवाया। रहना खुद है, बोलना है कि लोगों को रोज़गार देने के लिए हमने 10 रुपये देने के लिए 100 रुपये खर्च करे। बोलो हमने अपने लिए बनवा लिया। अकाल में गरीबी थी, सस्ते में मजदूर मिल गए, ऐसे कोई मजदूर नहीं मिलता, तो अभी सस्ते में मजदूर मिल गए क्योंकि अकाल था। तो पेट भरने के बाद तक ही दे दोगे तो लोग कर लेंगे काम। तो ये नहीं बोलेंगे कि 100 रुपये का मजदूर उस समय मुझे 30 रुपये मिल गया क्योंकि इतनी अकाल थी कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो हमने उस समय उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाया और सस्ते लेबर में ये पूरा काम कराया और पूरी बिल्डिंग बनवाई। 30,000 मजदूर 15 साल काम किए, क्या है का राजा भाई, 15 साल तक अकाल ही रह गया जहाँ। ऐसा राजा का क्या फ़ायदा। 15 साल अब गरीबी का फ़ायदा उठा के अकाल में लोगों से काम करवा रहे हो। अब बोले को उनको रोज़गार देने के लिए। काफ़ी लंबा बोल गया, मैं तो बोलने का मन भी नहीं था, बस फ्लो आ जाता है तो फिर बोलते चले जाते हैं। तो बड़ा घंटाघर क्लॉक टावर जोधपुर की तरफ। ये है द फेमस शाही समोसा जोधपुर क्लॉक टावर का। देखते हैं यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद जाएंगे सूर्या नमकीन, या शायद एक ही कवर करो दोनों में से। बैंड बजी पड़ी उधर भी भीड़ देख रहे थे। हमने मंगाई एक मिर्ची वड़ा, एक प्याज कचौड़ी, टेस्ट करते देखते कैसा है सब। यार शाही समोसा में ब्रेड देते हैं यार, ये यहाँ पे ना ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि समोसा के साथ ब्रेड। तो अभी हम हैं मिस्त्री लाल जी के यहाँ मखनिया लस्सी के लिए, द फेमस मखनिया लस्सी। हमारी लस्सी तैयार हो रही है अभी। ये देखो, ओह ये रबड़ी है ना, लस्सी के बाद रबड़ी मंगाता हूँ। तो ये भैया हमने खाई, अंदर क्या लिया था हमने लिया था मखनिया लस्सी और उसका निकल रहे हैं। अब लिया हमने ये रबड़ी। क्लॉक टावर में 50 रुपये की टिकट लगती है और उसके बाद उसके टॉप तक जा सकते हो। आज सैटरडे था तो क्लॉक टावर क्लोज है, तो इसे हम बाहर से देखते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लिए और आकाश के घर की तरफ चल दिए। तो हमने टेंट लगा लिया है, आज ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल के लिए छत पे लगाया है। कल निकलना है, कल नहीं परसों निकलना है जैसलमेर, तो वहाँ टेंट लगाऊंगा मैं। तो उसी का ट्रायल के लिए टेंट लगा रहा था। 13-14 डिग्री है टेम्परेचर, तो देखते हैं रात तक 5-6 तो पहुँचेगा ही। मिलते हैं कैंप के अंदर। तो भाई कैंप के अंदर है, ब्लैक एंड कैंप का यही मजा। अगर दिन में रोशनी भी आ जाएगी तो उसके अंदर रोशनी नहीं आएगी, ये अंधेरा ही दिखेगा। तो अब मारते हैं एक नींद, मिलते हैं आपसे सुबह। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, गुड नाइट, बाय बाय।